दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि श्री एजुकेशन ऐप पर क्लास नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं। कंप्लीट जीएस के ये जो भारतीय संविधान है इसके भी क्लास नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं। आप जाकर ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो क्लास नोट्स में आपको पढ़ाया गया है। बहुत ही सरल भाषा में वो क्लास नोट्स पढ़ते ही आप कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आपको बेस्ट क्वालिटी ही मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ ऐप का, आप डाउनलोड कर लीजिए या प्ले स्टोर पर जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पर श्री एजुकेशन लिखेंगे। जस्ट ये ध्यान दीजिएगा जो स्पेलिंग है श्री के SHRI है, SHREE नहीं है। तो श्री एजुकेशन लिख कर सर्च करेंगे, आप हमारी ऐप को पालेंगे, वहाँ इंस्टॉल कीजिए और क्लास नोट ले लीजिए। और बहुत सारे वहाँ कोर्स चल रहे हैं आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, अगर उसमें ज्वाइन होना चाह रहे थे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मुख्य तौर पर हम संविधान का जो भाग 1 है जिसका नाम संघ और उसके क्षेत्र या संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है इस लेक्चर नंबर 12 में। ठीक है, तो संविधान का भाग 1 जिसका नाम है संघ और उसके क्षेत्र या संघ और उसके राज्य क्षेत्र। शुरू करने से पहले ये समझ लीजिए कि संविधान में कितने भाग हैं, हमारे संविधान के अंतर्गत कितने भाग हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया, तो एक तरीके की एक पुस्तक बन गई है जो हमारे लिए ग्रंथ है। तो एक पुस्तक जैसे बाज़ार से आप खरीद के लाएंगे तो पुस्तक में क्या होगा, अलग अलग चैप्टर होंगे ना, तो वैसे ही संविधान की जो पुस्तक है आप उसे उठाएंगे तो अलग अलग चैप्टर हैं। नंबर वाइज अगर आप देखेंगे भाग 1 भाग 2 करके टोटल 22 चैप्टर हैं, उसमें टोटल 22 भाग हैं और हर चैप्टर का अलग अलग नाम दिया गया है। और उस चैप्टर के अंदर लिखा क्या गया है, वो आर्टिकल्स लिखे गए हैं। उस चैप्टर के अंदर जो कंटेंट है वो आर्टिकल्स लिखे गए हैं और उनकी पूरी व्याख्या लिखी गई है। तो आज पहला ही चैप्टर हम संविधान का पढ़ रहे हैं। एक तरीके से संविधान का भाग 1 अर्थात चैप्टर नंबर 1, इस भाग का नाम है संघ और उसके क्षेत्र। इसके अंतर्गत कंटेंट क्या लिखा हुआ है, इस चैप्टर के अंदर क्या लिखा है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक 1 2 3 4 के बारे में पूरी व्याख्या लिखी गई है। ठीक है, तो ये हमें आज पढ़ना है। तो वैसे नंबर वाइज तो भाग 22 हैं, लेकिन वैसे अगर गिनेंगे जो बाद में जोड़ दिए गए हैं, संविधान में संशोधन करने के बाद बहुत सारे भाग जोड़े गए हैं, तो टोटल अभी वर्तमान में 25 हो जाते हैं। इस तरीके से जैसे 4A जोड़ा गया है, 9A जोड़ा गया है और 9 भी जोड़ा गया। हालांकि 9 में पहले कुछ और लिखा था, बाद में इसमें पंचायतें लिख दी गई। सारी डिटेल में जानकारी लेंगे। भाग 7 में जो था वो हटा दिया गया है, तो भाग 7 में अभी कुछ नहीं है। तो इसके अलावा 14A भी अलग से जोड़ा गया है, लेकिन नंबर वाइज अभी भी 22 भाग ही हैं। नंबर वाइज जो जोड़े गए हैं वो A के रूप में जोड़े गए हैं, 14A 4A 9A इस तरीके से जोड़े गए हैं। ठीक है, अलग से कोई नंबर नहीं दिया गया है। तो पहले चैप्टर को हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो चलिए खैर हम शुरू करते हैं आज संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। संविधान का भाग 1 है ये। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 1 की। इसका नाम है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 की जो हेडिंग है उसमें लिखा हुआ संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। देखते हैं क्या है इसमें। इसमें टोटल 3 क्लॉज हैं। इस आर्टिकल 1 के अंदर 3 बातें लिखी हुई हैं। वो जो बातें होंगी ना 3, उसमें भारत के नाम मतलब हमारे देश के नाम और हमारे देश का कौन सा क्षेत्र है, कहाँ कहाँ क्षेत्र है, इससे संबंधित होगा। तो ये हेडिंग देखकर ही आपको समझ जाना चाहिए। तो चलिए जो 3 बातें आर्टिकल 1 में लिखी हैं ये क्लॉज हैं। मतलब आर्टिकल के अंदर जो जैसे मान लीजिए 3 जो बातें लिखी हुई हैं तो वो क्लॉज कहलाते हैं, उपखंड कहलाते हैं इसे। पहला क्लॉज है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इस बात का मतलब बहुत ही गहरा है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात यहाँ से ये उभर कर आती है कि हमारे देश का नाम भारत और इंडिया है, दोनों हैं। मतलब हमारे देश का जो ऑफिशियल नाम है भारत है और इंडिया है।
इसके अलावा और भी जो नामों से आप जानते हैं, हिंदुस्तान जैसे आप जानते हैं, इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। केवल 2 नामों को ही संवैधानिक दर्जा दिया गया है, इंडिया और भारत। ठीक है, ऑफिशियल नाम हमारे देश का क्या है, इंडिया या भारत, ये 2 नाम हैं। इंडिया या भारत ये राज्यों का संघ होगा, ये बहुत बड़ी बात है। राज्यों का संघ होगा का मतलब क्या है, यहाँ पर राज्यों का समूह होगा ये क्यों नहीं लिखा, या राज्यों का परिसंघ होगा ये क्यों नहीं लिखा, राज्यों का संघ होगा यही क्यों लिखा। यहाँ पर अगर राज्यों का समूह होगा लिखा होता तो अलग भावना हो जाती, अलग उसका अर्थ हो जाता। यहाँ पर राज्यों का संघ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर राज्य चाहें तो भी अपने आप को देश से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर राज्य चाहें तब भी अपने आप को देश से अलग नहीं कर सकते हैं। वो राज्य का एक अटूट हिस्सा हैं, मतलब ना अलग होने वाला एक हिस्सा हैं। जो भारत के सभी राज्य हैं ना, ये इनके पास इतना अधिकार नहीं दिया गया है कि ये भारत से अलग हो जाएं, नहीं, ये राज्यों का एक संघ है हमारा देश, अर्थात राज्य जो आपस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके साथ कोई समझौता हमने नहीं किया हुआ है, ये हमारा अटूट हिस्सा है। ये अगर चाह भी लें तो भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे राज्यों का संघ लिखा हुआ है। और अगर जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका क्या है, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसमें कई सारे जो राज्य हैं आपस में उन्होंने एग्रीमेंट करके मिले हुए हैं और एक शक्तिशाली देश उन्होंने बनाया हुआ है। वहाँ पे राज्यों का संघ नहीं है, वहाँ पे राज्यों का परिसंघ है एक तरीके से। मतलब राज्य जब चाहें एग्रीमेंट को तोड़कर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमने राज्यों के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है, ये हमारा अटूट हिस्सा है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 का जो पहला क्लॉज है, इससे क्या समझ में आया, इससे 2 बातें उभर के आई हैं कि हमारे देश का नाम भारत है और इंडिया है। दूसरी बात ये आई है कि जो हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य, पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो 28 राज्य हो चुके हैं अभी। तो जो 28 के 28 राज्य हैं, ये एक तरीके का संघ का निर्माण करते हैं, ये सभी मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। इनमें से कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो अपने आप उठकर भाग जाए, अपने आप को अलग कर ले, स्वतंत्र कर ले, नहीं, उनकी इतनी मजाल नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। और दूसरी बात ये लिखी हुई है हमारे आर्टिकल 1 के अंदर, आर्टिकल 1 के अंदर दूसरा क्लॉज ये लिखा हुआ है कि भारत के अंदर वर्तमान में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर इसकी आपको जानकारी चाहिए तो अनुसूची 1 पढ़िए आप। अनुसूची 1 के अंदर भारत के राज्यों के नाम हैं, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके क्या नाम हैं, ये सारी अनुसूची 1 में मेंशन की हुई है। ये आर्टिकल 1 के दूसरा क्लॉज कहता है। और इससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, वर्तमान में हमारे संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, जब हमारा मूल संविधान बना था, लेकिन धीरे धीरे करके अभी वर्तमान में 12 हो चुकी हैं, 4 जोड़ दी गई हैं समय समय पर, और टोटल कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। इनमें से पहली अनुसूची जो है उसमें हमारे देश में जो जो राज्य हैं वो लिस्ट लिखी हुई है, जो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो लिस्ट लिखी हुई है। अब अनुसूची 1 को हम पढ़ें तो उसमें हमें ये समझ में आता है कि इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले केंद्र शासित प्रदेशों की भी संख्या 9 थी, लेकिन अभी 8 हो गए हैं, क्योंकि दमन, दीव और दादर और नगर हवेली ये पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब इन्हें मिला दिया गया है। दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है। तो इसलिए टोटल यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश 8 हो चुके हैं। और तीसरी बात, आर्टिकल 1 के तीसरे क्लॉज में लिखा हुआ है कि जो भारत का जो क्षेत्र है, ये हमारा भारत है ना, इसका जो जो क्षेत्र है जिसे हम अपना कहते हैं, इस क्षेत्र में क्या क्या आता है। इस क्षेत्र में 3 चीज़ें आती हैं। पहला राज्य, पहला 28 के 28 राज्य। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश।
इसके अलावा तीसरा, वो क्षेत्र भी हमारे देश में शामिल है जो भारत सरकार के द्वारा अर्जित कर लिए जाए। मतलब मान लीजिए कल को नेपाल को अगर भारत में मिला लिया जाता है तो ये भी भारत का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये भी भारत का हिस्सा हो जाएगा। ऐसे कई काम हुए भी हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, सिक्किम की अगर बात कर लो, गोवा की बात कर लो, इन्हें तो स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में मिलाया गया है ना। तो इस कारण से हमारे भारत का हिस्सा कौन कौन है, ये 3 चीज़ें हैं। तो अर्थात हमारे भारत का क्षेत्र 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, और वो वाले हिस्से भी हैं जो भारत सरकार के द्वारा अर्जित किए जाएंगे या किए जा चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए पाकिस्तान से लड़ाई होती है, पाकिस्तान को हम जीत लेते हैं, पूरा पाकिस्तान हमारे कंट्रोल में आ जाता है, हम इसे ले लेते हैं, तो ये भी हमारे भारत का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 1 को मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया, इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही डिटेल है ये। आर्टिकल 1 का पहला क्लॉज तो कहता है कि हमारे देश का नाम इंडिया है और भारत है, और ये भी कहता है कि हमारा जो देश है ये 28 राज्यों का एक संघ है। 28 राज्यों का संघ है। संघ मतलब अटूट बंधन एक तरीके का है कि ये टूट नहीं सकता। ठीक है, ये टूट नहीं सकता, राज्यों की मर्जी से नहीं टूट सकता। हाँ, केंद्र चाहे तो ये तोड़ सकती है, लेकिन राज्यों की मर्जी से नहीं टूट सकता। राज्य अगर चाहें अपने आप को अलग करना नहीं कर सकते हैं, उन्हें इतनी पावर नहीं दी गई है। दूसरी बात की गई है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बातें अनुसूची 1 में लिखी हुई हैं। हमने अनुसूची 1 पढ़ी, उसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश लिखा हुआ है। और तीसरी बात ये लिखी हुई है कि भारत का जो क्षेत्र है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8, इसके अलावा वो भी क्षेत्र भारत का ही हिस्सा होगा जो भारत सरकार के द्वारा अर्जित कर लिया जाएगा। तो ये है आर्टिकल 1, समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 के अंदर ये कहा गया है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। आर्टिकल 2 कहता है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। अब ये एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए ध्यान से, तब आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। आर्टिकल 2 में संसद को ये अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 2 के माध्यम से ये संसद को अधिकार दिया गया है कि संसद अगर चाहे किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। ये अधिकार है संसद के पास। तो 2 प्रकार की शक्तियां हैं कि संसद अगर चाहे नए राज्य को भारत में सम्मिलित कर सकती है और नए राज्य की स्थापना कर सकती है। ये क्या चीज़ है, मतलब समझिए। संसद को अधिकार दिया गया है। पहला अधिकार ये है कि एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। संसद को ये अधिकार दिया गया है कि संसद चाहे तो नेपाल को, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, ऐसा लिखा नहीं है, नेपाल को भारत में सम्मिलित कर सकती है। वो कैसे करेगी वो बात की बात है। ये पहला अधिकार है। दूसरा अधिकार है कि भारत को ये अधिकार दिया गया है कि नेपाल के किसी क्षेत्र को भारत में मिलाना है तो उस क्षेत्र की स्थापना कर सकती है, उस क्षेत्र का अलग नामकरण करके उसे भारत में मिला सकती है। मतलब उस क्षेत्र को एक नया राज्य बनाकर भारत में मिला लिया। तो ये संसद को अधिकार दिया गया है। संसद को अधिकार ये है कि आर्टिकल 2 के माध्यम से अगर संसद चाहे तो किसी बाहरी क्षेत्र को जो पहले से किसी न किसी नाम से जाना जा रहा है, अगर उससे भारत में प्रवेश करा लेती है तो ये संसद का अधिकार है। या किसी दूसरे देश के कुछ भाग को, जिसका कोई नाम ही करण नहीं है, कुछ भाग को भारत में वो मिला लेती है और उसे एक नया नाम दे देती है, उसको एक नया राज्य का दर्जा दे देती है, तो ये सारे अधिकार संसद को दिए गए हैं। तो कहने का भाव ये है कि आर्टिकल 2 केवल उन क्षेत्रों से डील करता है जो भारत का हिस्सा नहीं है, जो भारत का हिस्सा नहीं है। भारत के अलावा जो बाहरी हिस्सा है उन्हें भारत में लाने की बात करता है आर्टिकल 2। तो क्या समझ में आया आपको? आर्टिकल 2 में ये कहा गया है कि संसद को ये अधिकार है कि वो किसी
नए राज्य को भारत में प्रवेश कर सकती है और उसकी स्थापना कर सकती है। प्रवेश और उसकी स्थापना का मतलब आप समझ पा रहे हैं। प्रवेश का मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान को हमने जीत लिया तो पाकिस्तान को हमने मिला लिया, तो ये तो हो गया किसी नए राज्य का प्रवेश हो गया। अब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को हमने भारत में मिलाया, तो उस क्षेत्र का कुछ तो नामकरण करना पड़ेगा, उसकी स्थापना करनी पड़ेगी। तो उसकी स्थापना पहले हमने की, उसे एक राज्य बना दिया, या उसे हमने किसी राज्य में मिला दिया, जैसे पंजाब में मिला दिया उसको। ठीक है, तो दो प्रकार के अधिकार संसद को दिए गए हैं आर्टिकल 2 के माध्यम से। होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 2 में ये बाहरी क्षेत्र से डील करता है, वो क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है। मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूँ, अभी आर्टिकल 3 आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है, संसद को अधिकार है कि वो नए राज्य का भारत में प्रवेश कर सकता है और उसकी स्थापना कर सकता है। श्रीलंका को भारत में प्रवेश करा सकता है, ये संसद का अधिकार है। अगर ये करना पड़ेगा संसद को, तो वो आर्टिकल 2 में उसको अधिकार दिया गया है। ठीक है, बांग्लादेश के किसी भाग को भारत में एंटर करना है, तो वो संसद को किस आर्टिकल के माध्यम से करना पड़ेगा, आर्टिकल 2 में उसे अधिकार दिया गया है कि बांग्लादेश के किसी भाग को उसने भारत में एंटर करवा दिया, भारत में सम्मिलित करवा दिया और उसे एक नया राज्य बना दिया, मान लीजिए उसकी स्थापना कर दी, या अपने पहले से जो हमारे भारत का राज्य है उसमें मिला दिया। तो ये सारे राज्य, ये सारे अधिकार संसद को दिए गए हैं आर्टिकल 2 में। होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन कहने का भाव ये है कि आर्टिकल 2 भारत के बाहर वाले क्षेत्रों से डील करता है, ना कि भारतीय क्षेत्र से डील करता है। अब आर्टिकल 3 में जो बातें कही गई हैं ना, वो भारत के अंदर ही डील होंगी। भारत के जो क्षेत्र, जो भारत का हिस्सा है, उन्हीं के बारे में कही गई है। यही बहुत बड़ा फ़र्क है आर्टिकल 2 और 3 में। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है कि भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। आर्टिकल 3 संसद जो है कानून बनाकर किसी राज्य में से कोई राज्य क्षेत्र अलग कर सकती है, या दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, या दो राज्यों के किसी भाग को लेकर मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। तो ये सारे अधिकार संसद को दिए गए हैं। इसके अलावा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। क्षेत्रफल इन द सेंस, मध्य प्रदेश है, जैसे इसका क्षेत्रफल बढ़ाना है तो राजस्थान का कुछ क्षेत्र इसके अंदर कर दिया, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र इसके अंदर कर दिया। क्षेत्रफल घटा भी सकती है। ऐसे ही राज्य की सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है। सीमा में परिवर्तन कर सकती है कि इसकी सीमा अब यहाँ से यहाँ तक होगी, ये वाली सीमा नहीं होगी, ये सीमा अब राजस्थान और उत्तर प्रदेश को दे दी जाती है। और राज्यों के नामों में भी परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो ये सभी अधिकार संसद को आर्टिकल 3 के माध्यम से मिलते हैं। तो आर्टिकल 3 और 2 में यही फ़र्क है कि 3 उन क्षेत्रों से डील करता है, आर्टिकल 3 उन क्षेत्रों से डील करता है जो पहले से भारत का हिस्सा हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि संसद को अधिकार है कि वो दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दे। संसद को अधिकार है कि एक राज्य को तोड़कर दो राज्य में बदल दे। संसद को अधिकार है कि किसी राज्य का कुछ हिस्सा उठाकर किसी दूसरे राज्य को दे दे। ये संसद को अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजस्थान को और पाकिस्तान को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए। नहीं, ये अधिकार आर्टिकल 3 में नहीं कहा गया, ये आर्टिकल 2 में अधिकार है। आर्टिकल 3 में अधिकार ये है कि राजस्थान को मध्य प्रदेश को मिलाकर एक बना दिया जाए, या मध्य प्रदेश को दो भाग में बांट दिया जाए, या मध्य प्रदेश का नाम बदल दिया जाए, मध्य प्रदेश की सीमा में परिवर्तन कर दिया जाए। तो ये सारे अधिकार आर्टिकल 3 में संसद को दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया आर्टिकल 2 और 3 में क्या फ़र्क है। आर्टिकल 2 और 3 में क्या फ़र्क है। लेकिन आर्टिकल 3 के माध्यम से जब भी संसद को ऐसा करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना है, मान लो आंध्र प्रदेश के नाम में परिवर्तन करना है। आंध्र प्रदेश जो राज्य है, इसका नाम में अगर परिवर्तन करना है तो ऐसा नहीं कि संसद कानून ले आएगी तुरंत, नहीं।
उसे 2 कंडीशन से होकर गुजरना पड़ेगा। वो 2 शर्तें कौन सी हैं कि इस प्रकार का कोई भी विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब ये जो आपको 4-5 बताए हैं काम संसद के, जो संसद के अधिकार हैं, इनको करने से पहले, इनके लिए विधेयक लाने से पहले तो आप समझ लीजिए विधेयक क्या होता है, कानून क्या होता है। अब जो कानून होता है वो, अब जो विधेयक होता है या बिल जो होता है, ये संसद में पेश किया जाता है, संसद से पास हो जाता है और राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, तब जाकर ये कानून बनता है। तो कानून बनने से पहले या अधिनियम बनने से पहले जिस रूप में होता है वो विधेयक कहलाता है। तो विधेयक को, अगर इस प्रकार का कोई विधेयक है कि मतलब किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है संसद को और इसके लिए उन्हें कानून पास करवाना पड़ेगा, तो सबसे पहले विधेयक उन्हें लोकसभा या राज्यसभा में रखना पड़ेगा पहले। लेकिन रखने से पहले उन्हें 2 शर्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। कि कौन कौन सी शर्तें? संसद के किसी भी सदन में रखने से पहले सबसे पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद राष्ट्रपति ये करेंगे कि उस बिल को, उस प्रस्ताव को उस राज्य की विधानमंडल के पास भेजेंगे विचार विमर्श के लिए। मतलब आंध्र प्रदेश का जैसे नाम परिवर्तित करना है तो संसद ने क्या किया, सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति ले ली, सर हमें अनुमति दीजिए, हमें विधेयक लाना है, एक बिल पास करवाना है संसद से कि आंध्र प्रदेश का नाम बदल दिया जाए या दूसरा रख दिया जाए। तो राष्ट्रपति अनुमति दे देंगे। उसके बाद राष्ट्रपति उस बिल को आंध्र प्रदेश की विधानमंडल में भेजेंगे विचार के लिए और उन्हें समय देंगे। राष्ट्रपति उन्हें समय देंगे। मान लीजिए 1 महीने का समय दे रहे हैं, आपके पास 1 महीने का समय है, इस पर आप विचार विमर्श करके अपनी राय दीजिए कि बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। अगर बदलना चाहिए तो क्यों बदलना चाहिए, अगर नहीं बदलना चाहिए तो क्यों नहीं बदलना चाहिए। तो वो राज्य की विधानमंडल अपना विचार विमर्श करके जो है राष्ट्रपति को अपनी वो सौंपेगी, अपनी जो बातें हैं वो सौंपेगी। अब बात है उसे मानना है या नहीं मानना, वो ऑप्शनल है। ठीक है, बस एक औपचारिक रूप से उनके पास भेजा जाता है प्रस्ताव, उन्हें मैंडेटरी नहीं है कि उनकी बात को मानना ही मानना है। ठीक है, ये है। तो ये 2 शर्तें हैं, आप समझ लीजिए। तो संसद क्या करेगी उसके बाद? संसद जो सरकार है, जो संसद में विधेयक लाएगी, लोकसभा में पहले लाया जाएगा या राज्यसभा में पहले लाया जाएगा, दोनों सदनों से ये पास हो जाएगा, फिर ये कानून बन जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति ने पहले से अनुमति दे रखी है, तो ना तो करेंगे नहीं वो। राष्ट्रपति साइन करते ही ये कानून बन जाएगा और नाम में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो राज्य की विधानमंडल में प्रस्ताव भेजा जा रहा है, इनकी बात का कोई मोल वो नहीं है, मतलब उनकी बात का कुछ भी वैल्यू नहीं है। ये हाँ कहें या ना कहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस उनकी राय जानने के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आपने पढ़ लिया संसद का क्या क्या अधिकार हैं। तो संसद का जो भी अधिकार है, जो भी वो कानून पास करेगी आर्टिकल 2 और 3 के माध्यम से, वो साधारण कानून होगा, साधारण बहुमत से पास होगा, साधारण बहुमत से कानून पास होगा। मतलब 50% प्लस 1, 50% से ज़्यादा लोगों ने सहमति दे दी है तो वो पास हो जाएगा। ऐसा नहीं कि स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही लिखा हुआ है आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी कानून बनाएगी संसद, उन्हें अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा, संविधान में संशोधन नहीं समझा जाएगा। संविधान में संशोधन का मतलब ये होता है कि कोई कानून 2/3 बहुमत से पास हो, स्पेशल मेजॉरिटी, लोकसभा से भी 2/3 से और राज्यसभा से भी 2/3 से पास हो, तब वो कानून पास होगा। अब ये आर्टिकल 368 के तहत ही हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 4 में पहले से कह दिया है आर्टिकल 2 और 3 के माध्यम से संसद जो भी कानून बनाएगी उन्हें आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं समझा जाएगा। संविधान में संशोधन
जो करने का अधिकार संसद को ही है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी से वो कर सकती है। और संसद को जो ये अधिकार दिया गया है संविधान में संशोधन करने का, वो आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 बहुमत से। जबकि आर्टिकल 4 में लिख दिया गया है कि आर्टिकल 2 जो आपने पढ़ा, आर्टिकल 3 जो आपने पढ़ा, इसके तहत अगर संसद कोई भी कानून बनाती है तो साधारण बहुमत से बना ले, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात दूसरे शब्दों में संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आर्टिकल 4 कहता है। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर से चलते हैं आर्टिकल 3 के ऊपर, क्योंकि अभी बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है आपसे बेरूबारी केस के बारे में। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 3 में आपने क्या समझा। आर्टिकल 3 से हमें ये समझ में आया कि संसद को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी राज्य के साथ कोई खिलवाड़ कर सकती है, एक तरीके का, कि मतलब उठाकर किसी दूसरे राज्य को दे दिया या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया। ठीक है, ये सब आपने देखा। नाम में परिवर्तन कर दिया, सीमा में परिवर्तन कर दिया, क्षेत्रफल बढ़ा दिया, घटा दिया। ये अधिकार संसद को दिया गया है आर्टिकल 3 में। क्या मैं एक आपसे प्रश्न पूछूं, जवाब देंगे? क्या संसद को ये अधिकार है कि राज्य का, हमारे भारत के राज्य का कोई भी क्षेत्र उठाकर किसी दूसरे देश को दे दिया जाए? क्या ऐसा करने का अधिकार आर्टिकल 3 देता है? जैसे आर्टिकल 3 ये तो अधिकार देता है कि भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का जो राज्य है उसका कोई भी हिस्सा उठाकर अपने ही किसी राज्य को दे दिया जाए, ये अधिकार दे दिया। क्या संसद को ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 3 के माध्यम से कि भारत का कोई हिस्सा उठाकर किसी विदेश को दे दिया जाए? क्या ऐसा अधिकार दिया गया है? तो जवाब है नहीं, आर्टिकल 3 के माध्यम से ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। अब इससे संबंधित मैं एक केस बताता हूँ आपको, बेरूबारी केस। बेरूबारी केस या बेरूबारी संघ वाद इसका नाम है। 1960 में ये केस आया था। मैं आपको पहले इसका कुछ पीछे की बातें बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। जैसे आप जानते हैं कि 1947 में जो बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ था। ये आपका वेस्ट पाकिस्तान था और ये बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। अब जो बंटवारा हुआ था, जो दोनों के बीच में सीमा रेखा है, इसका निर्धारण रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था और बहुत ही कम समय उनको दिया गया था ये निर्धारित करने के लिए। तो उन्होंने अपने ऑफिस में ही बैठकर जो नज़दीकी वो नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन थे उनको मिलाना शुरू कर दिया। उसके बाद बोला कि हाँ, अब ये सीमा रेखा निर्धारण हो चुका। ऐसे ही ईस्ट पाकिस्तान में भी उन्होंने किया। तो हुआ ये था कि बहुत ही अजीबोगरीब ये बंटवारा हो गया था, कि मतलब जो ये बंटवारे की लाइन थी, ये एक तरीके की ऐसे ही जा रही थी कि किसी एक गांव को 2 हिस्सों में बांट दे रही थी। या ये जो बंटवारे की लाइन थी, कोई बड़ा खेत है, उसे 2 भागों में बांट दी गई। किसी एक व्यक्ति का वो खेत आधा हिंदुस्तान में है, आधा पाकिस्तान में है। कोई बड़ा जो स्कूल है उसके बीचों बीच ये लाइन गुजर रही है, तो आधा स्कूल हिंदुस्तान में, आधा पाकिस्तान में है। ऐसे ही कई गाँव के बीचों बीच चली गई, तो गाँव के लोग रहते हैं हिंदुस्तान में लेकिन उनके खेत पाकिस्तान में है। तो ये बहुत समस्या हुई। तो इसी बीच में 1958 में नेहरू नून समझौता हुआ। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान प्रधानमंत्री फिरोज़ खान नून, इनके बीच में समझौता हुआ कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मुसलमानों की बहुत ज़्यादा आबादी है और ये लगता है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो उसमें एक क्षेत्र था बेरूबारी। ये पहले वेस्ट बंगाल में हुआ करता था। ये जो क्षेत्र था बेरूबारी वेस्ट बंगाल में था, लेकिन अब पाकिस्तान में चला गया है, हमने दे दिया है इसे। तो इस समझौते के तहत हिंदुस्तान ने ये मान लिया कि हम बेरूबारी जो क्षेत्र है, जो पहले भारत का हिस्सा था, इसे हम पाकिस्तान को दे देंगे। अर्थात जो आज का बांग्लादेश है इसका हिस्सा बना देंगे। ठीक है। और इन्होंने इसके लिए आर्टिकल 3 का प्रयोग किया। आर्टिकल 3 का प्रयोग किया। आर्टिकल 3 के तहत इन्होंने सोचा कि हम सिंपली तरीके से अपने राज्य के किसी हिस्से को उठाकर किसी विदेश को दे देंगे। लेकिन आर्टिकल 3 में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। आर्टिकल 3 में तो लिखा हुआ है कि
किसी क्षेत्र को उठाकर किसी अपने ही राज्य को दे सकते हैं आप। ठीक है, तो जो विपक्षी दल थे वहाँ पे विरोध होना शुरू हो गया। तो इस विरोध के चलते जो उस समय राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। आगे चलकर पढ़ेंगे आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि किसी भी संवैधानिक मुद्दे पर अगर उन्हें कुछ समझ में ना आए तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सलाह उन्होंने मांगी कि अच्छा ये बताइए, क्या जो भारत सरकार ये करने जा रही है आर्टिकल 3 के तहत, ये सही है, ऐसा इन्हें अधिकार है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ये कहा, नहीं, आर्टिकल 3 के तहत ये बेरूबारी क्षेत्र को आप पाकिस्तान को नहीं सौंप सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ऐसा काम करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, अर्थात आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन का अधिकार भी संसद को ही है, लेकिन वो स्पेशल मेजोरिटी से होता है, 2/3 मेजोरिटी से। वो अधिकार आर्टिकल 368 में दिया गया है। ये करने के बाद वो इस क्षेत्र को विदेशी राज्य को दे सकते हैं। तो उसके बाद संविधान में संशोधन किया गया, आसानी से हो गया, और बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। तो इससे ये समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये हुआ कि भैया जो आर्टिकल 3 है वो केवल भारत के ही क्षेत्र से डील कर रहा है। ठीक है, मतलब 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दे रहे हैं, या भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य को दे रहे हैं, ये तो चलता है, लेकिन विदेशियों को नहीं दे सकते, विदेश को नहीं दे सकते हैं आप। तो ये बेरूबारी केस का ये मामला था पूरा, आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, छोटा सा केस था। ठीक है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर सीमा रेखा से संबंधित कोई विवाद है, भारत का और विदेश का सीमा रेखा से संबंधित कोई विवाद है, तो उसका निपटारा करने के लिए सरकार बिल ला सकती है और वो कानून बना सकती है। उसके लिए संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब संसद जो है सिंपल कानून से वो निपटारा कर सकती है, साधारण बहुमत से कानून बनाकर वो निपटारा कर सकती है। जैसे मान लीजिए हमारा पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर तक चली जाती है, या पाकिस्तान की सेना हमारे भारत के क्षेत्र में आ चुकी है। आप जानते हैं जो इलाका है ये पोक वाला क्षेत्र है, POK वाला क्षेत्र है। अब ये जो सीमा रेखा है, इसे हमने, ये जो लाइन है जिसे LOC आप कहते हैं, इसे हमने ऑफिशियल तौर पर माना नहीं है कि जो पोक वाला जो क्षेत्र है, पाक अधिकृत कश्मीर है, ये पाकिस्तान का हिस्सा, ये हमने ऑफिशियल माना नहीं है। अगर भारत सरकार चाहे तो ये ऑफिशियल मान सकती है, उसके लिए सिंपल सी जो है बहुमत से वो कानून पास कर दे, ये मान सकती है। इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीमा रेखा विवाद है ना। तो सीमा रेखा विवाद के लिए जो कानून है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 देशों के बीच में सीमा रेखा संबंधी जो विवाद है उसका निपटारा करने के लिए संसद में साधारण बहुमत से कानून पास किया जा सकता है। भले ही ये हमारा क्षेत्र जा रहा है, लेकिन जो सीमा रेखा विवाद है इसका निपटारा करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा इसलिए है कि अगर मान लीजिए 2/3 बहुमत से ये कर दिया जाए, ये जो निर्णय है 2/3 बहुमत से ही मान लिया जाए, आर्टिकल 368 के तहत ही कह दिया जाए कि आर्टिकल 368 के तहत ही अगर ये कानून पास होगा तभी माना जाएगा, तो ये तो उचित नहीं है ना। क्योंकि हमारा जोर हमारे भारत पर ही हो सकता है, विदेशों पे तो नहीं हो सकता ना। जो हमारा संसद का जो फैसला है वो विदेशों पर तो या पाकिस्तान पर तो लागू नहीं होगा, हमारे भारत पर ही लागू होगा। जैसे संसद ने 2/3 बहुमत से कानून पास कर दिया, भाई यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो पाकिस्तान है भारत का हिस्सा होगा, तब ये थोड़ा ना पाकिस्तान मानेंगे। तो कहने का भाव सिंपल सा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में जजमेंट एक दिया, एक बात कही, उसने कहा कि 2 देशों के बीच में, जिसमें भारत सम्मिलित है, 2 देशों के बीच में जो सीमा रेखा विवाद है उसका निपटारा करने के लिए सिंपल कानून लाया जा सकता है, सिंपल कानून पास किया जा सकता है, साधारण बहुमत से कानून पास किया जा सकता है। उसके लिए 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो ये है पूरा मामला। ठीक है, तो आर्टिकल 3 से संबंधित बातें आपने समझ ली। और आर्टिकल 3 में संसद को अधिकार है कि नए नए राज्यों का गठन कर सकता है ना, तो संसद ने इस शक्ति का भरपूर इस्तेमाल किया। तो आज 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। लेकिन शुरू में तो ऐसा नहीं था, धीरे धीरे इन राज्यों का गठन हुआ। वो गठन कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से आयोग आए, क्या क्या हड़तालें की गई, किस तरीके से क्या प्रोसीजर हुआ, सब कुछ हम देखेंगे। 2 टॉपिक पढ़ेंगे, 2 चीज़ें मुख्य रूप से पढ़ेंगे। एक देसी रियासतों को पढ़ेंगे कि देसी रियासतों का भारत में विलय किस प्रकार से हुआ, वो पढ़ेंगे। और दूसरा राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे। जो आज की डेट में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका गठन किस किस प्रकार से हुआ, इसका इतिहास क्या है, ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो संविधान का भाग 1 था, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक थे, जिसका नाम था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसी के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। उसमें आर्टिकल 3 जो बहुत महत्वपूर्ण था, आपने अच्छे समझ लिया होगा। आर्टिकल 3 के माध्यम से ये हमें समझ में आया कि अगर भारत के अंदर किसी राज्य का, नए राज्य का गठन करना है, तो ये अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक है, वो समझ में आ गया आपको। तो उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संसद ने आगे चलकर बहुत सारे राज्यों का गठन किया। लगभग 90% से ज़्यादा जो राज्य हैं, उनका जो गठन किया गया है जो है भाषा के आधार पर किया गया है। ये भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी कहानी आपको समझ में आएगी। कैसे कैसे आंदोलन हुए थे जो कि इस हद तक चले गए थे कि भारत सरकार को झुकना ही पड़ा, वो सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उससे जस्ट पहले भारत की स्थिति को समझिए क्या थी। उससे पहले स्थिति ये थी कि जो पूरा क्षेत्र था 2 भागों में बटा हुआ था, एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देसी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत वो क्षेत्र हुआ करता था जहाँ पर अंग्रेज़ों का सीधा रूल हुआ करता था, जहाँ पर अंग्रेज़ रूल किया करते थे। जबकि देसी रियासतें वो थी जहाँ पर राजा रजवाड़े हुआ करते थे। इस मैप के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, देख लीजिए, जो पिंक कलर में है वो आपके देसी रियासतें हैं, ये सभी देसी रियासतें हैं। और जो आपका येलो में है वो ब्रिटिश प्रांत हैं, वो क्या है, ब्रिटिश प्रांत हैं। ठीक है। और जो भारत का जब विभाजन हुआ, विभाजन के समय आपको मालूम है कि अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए थे। 3 विकल्प दिए थे, A, B, C। या तो आप भारत के साथ जुड़ जाइए, या तो आप भारत के साथ जुड़ जाइए, या आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाइए। और तीसरा बहुत ही खतरनाक विकल्प दिया था उनको कि चाहे आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, आप स्वतंत्र हो जाइए, अपना एक अलग देश बना दीजिए। यही विकल्प ने सबसे जो है काम खराब कर दिया, इसी ने सारा सत्यानाश कर दिया। अब जो देसी रजवाड़े थे उनके मन में ये हो गया कि किसी दूसरे देश के अंदर रह के उनकी अधीनता क्यों स्वीकार करें, हम खुद का देश बनाएंगे, खुद स्वतंत्र रहेंगे और अपनी मनमर्जी से काम करेंगे, लोगों को दबा के रखेंगे। तो ये उनकी इच्छा थी, वैसे ही वो शुरुआत से करते आ रहे थे, तो वही की इच्छा थी। तो यही सी वाला जो विकल्प था ना, यही सब चुनना चाह रहे थे। लेकिन हमारे प्यारे वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उनकी कृपा से देसी रियासतें जो है भारत में विलय होने के लिए तैयार हो गई। उनकी देन से, उनकी कृपा से भारत के अंदर जो देसी रियासतें थी वो विलय हो गई। मैं आपको बताऊं, भारतीय क्षेत्र में टोटल 552 देसी रियासतें थी और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में 13 देसी रियासतें थी। उससे हमें मतलब नहीं है। भारत के क्षेत्र में कुल 552 देसी रियासतें थी, इसमें से 549 तो आसानी से मिल गई। ठीक है। लेकिन जो 3 थी उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने असमंजस में वो हो गए कि मिले या ना मिले। हालांकि कुछ हद तक उन्होंने इनकार ही कर दिया था। वो 3 कौन कौन सी थी? जम्मू कश्मीर थी, जूनागढ़ थी, हैदराबाद थी। मैप में आप देखिए, ये जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला यहाँ पे राजा रजवाड़े हुआ करते थे। जो उस समय राजा थे हरि सिंह थे।
ठीक है। और यहाँ पे गुजरात के पास जूनागढ़ और ये हैदराबाद, यहाँ निजामों का राज हुआ करता था। यहाँ की जो जनसंख्या थी, वहाँ के जो लोग थे ज़्यादातर हिंदू थे, लेकिन यहाँ का जो शासक थे, निजाम थे, वो मुस्लिम थे। और जूनागढ़ में भी यही हाल है। तो ये इन 3 देसी रियासतों ने मना कर दिया कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, चाहे जो मर्जी कर लीजिए। जूनागढ़ जो देसी रियासत थी, इन्होंने ये कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन आप ही सोचिए ये कैसे पॉसिबल है। इनका मन था कि ये हम पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो लोग थे वो ज़्यादातर हिंदू ही थे, मैक्सिमम लोग हिंदू थे। इसलिए यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया, लोगों से पूछा गया, एक तरीके की वोटिंग कराई गई, पूछा गया उनसे, राय ली गई कि आप भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने कहा हम भारत के साथ रहेंगे। तो इस कारण से जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। और दूसरा हैदराबाद, हैदराबाद के जो निज़ाम है, इनसे बात करने के लिए भारत के लोग गए, इनसे बात हुई, इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जो है ज्वाइन करेंगे भारत को, चाहे जो मर्जी कर लीजिए। तो उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर ही उल्टा अपनी सैनिक कार्रवाई करना शुरू कर दिया। तो मजबूर होकर हमें एक ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा। पुलिस का भेष रख कर हमारे जो सेना थी वो गई थी, हमारी जो सेना थी, हमारी जो आर्मी थी, वो पुलिस के भेष में गई थी। तो उस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। और इस प्रकार से हैदराबाद को हमने अपने भारत में मिला लिया। ठीक है, 1948 की बात बता रहा हूँ ये लगभग मैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर की ये बारी थी। जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह और जनता मुस्लिम थी। इन्होंने कह दिया कि हम ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। तो भारत ने भी कहीं ना कहीं मान लिया था, चलो छोड़ो, नहीं मान रहे हैं तो रहने दीजिए। लेकिन हुआ क्या, ये खुशी खुशी रह पाते तब तक पाकिस्तान का यहाँ पर आक्रमण हो गया। पाकिस्तान ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। तो उसके बाद राजा हरी सिंह भारत की शरण में आए और हेल्प मांगी। तो हमने हेल्प करने के लिए रेडी तो हो गए, लेकिन हमारी एक शर्त थी कि हम इनकी हेल्प तभी करेंगे जब ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे, अर्थात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर ये हस्ताक्षर कर देंगे, अर्थात भारत के साथ मिल जाएंगे। तो राजा हरी सिंह तैयार हो गए। लेकिन तब तक हुआ क्या था, पाकिस्तान की जो सेना थी वो भारत में इस क्षेत्र तक घुस आई थी। यहाँ पे उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था। तो आज भी ये क्षेत्र इन्हीं के हाथ में है, जिसे आप पोक के नाम से जानते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। ये क्षेत्र तब से इनके पास है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। तो इस प्रकार से सारी देसी रियासतें जो भारतीय क्षेत्र में थी वो एक एक करके अच्छे से ज्वाइन हो गई। तो चलिए ठीक है, अब जो समय चल रहा था, जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ, भारत की आज़ादी के बाद की कहानी है, और लेकिन जो हमारा संविधान जब लागू हुआ था उससे पहले की कहानी बता रहा हूँ। मतलब 1947 से लेकर 1947 से 1950 के बीच की कहानी समझिए। अभी तक भारत में कोई भी उत्तरदायी सरकार नहीं आई है ऑफिशियल, मतलब चुनाव नहीं हुए हैं। अभी तो हमारा संविधान बन ही रहा है। अभी जो सरकार थी वो नॉमिनेटेड सरकार थी। तो संविधान सभा अभी हमारा संविधान बना रही है, और देश में मांगे उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। अब संविधान सभा में जब इसकी चर्चा हो रही थी तो ये समझा गया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर या किसी अन्य आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर या वित्तीय सुविधा के आधार पर। तो ये सोचने के लिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी ने जून 1948 में एक समिति का गठन किया। इस समिति को कहा जाता है एस के धर समिति, क्योंकि इसके अध्यक्ष एस के धर ही थे। इनके अलावा 3 और मेंबर थे, तो टोटल 4 मेंबर थे। इस समिति में टोटल 4 मेंबर थे। तो इस आधार पर एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन का गठन कब किया गया? जून 1948 में किया गया। इस कमीशन को एस के धर समिति भी कहा जाता है। इस आयोग को एस के धर समिति भी कहा जाता है। इन्होंने लगभग 6 महीने बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की दिसंबर 1948 में। तो इन्होंने
भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। कहा ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, भाषा के आधार पर आप कभी मत राज्यों को बांटिए। तो इनसे पूछा गया तो किस आधार पर राज्यों का बंटवारा होना चाहिए, तो इन्होंने कहा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का आप गठन कीजिए। अब इनसे पूछा गया ये क्या होता है, मतलब इन्होंने कहा कि उन क्षेत्रों को आप एक साथ मिलाइए जहाँ पर प्रशासन आसानी से किया जा सके। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में जो मान लीजिए एक राजधानी है, तो उस राजधानी के अंडर में जहाँ जहाँ तक प्रशासन आसानी से संभाला जा सके वो क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कर दीजिए। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो कहने का भाव ये है कि इन्होंने कहा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर आप राज्यों का गठन कीजिए, भाषा के आधार पर राज्यों को मत बांटिए। इन्होंने तर्क भी दिया जो सुनने में उचित लगता है। इन्होंने कहा अभी ही हमारा जो बंटवारा है धर्म के आधार पर हुआ है। जब धर्म के आधार पर लोग एक देश की मांग कर सकते हैं, तो भाषा के आधार पर भी अलग अगर राज्य हमने गठित कर दिया तो वो भी कल को अलग देश की मांग कर सकते हैं। तो जो भाषा है वो भी धर्म के बराबर हो सकती है ना, जैसे धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो सकता है, वैसे भाषा के आधार पर भी तो लोग बंटवारे की मांग कर सकते हैं। तो कहीं फ्यूचर में जो हम अखंड भारत की कल्पना कर रहे हैं, एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर रहे हैं, कहीं वो सब चौपट ना हो जाए, तो इसलिए इन्होंने ठुकरा दिया। तो ये सुनते ही आक्रोश तो होना ही था, पब्लिक में बहुत आक्रोश आ गया। तो उसके बाद हर वर्ष आप जानते हैं कि कांग्रेस की अधिवेशन हुआ करते थे, दिसंबर के महीने में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे। तो 1948 में अधिवेशन हुआ, तो इस अधिवेशन में हंगामा बहुत हुआ। जो साउथ वाले क्षेत्र से सदस्य आए थे ना, उन्होंने बहुत हंगामा किया। तो तुरंत ही कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया। इस समिति का नाम है जेवीपी समिति। जेवीपी समिति इसलिए क्योंकि इसमें 3 सदस्य थे। एक थे जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, आप समझ जाएंगे, पी से पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इस समिति के सदस्य थे। और इसका गठन 1948 में हुआ। लगभग 4 महीने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की, अप्रैल 1949 में। इस समिति ने भी सेम बात बताई, अपनी रिपोर्ट में सेम कहा कि नहीं भाई, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना अभी उचित नहीं है। अगर करना होगा तो फ्यूचर में देखेंगे, अभी उचित नहीं है, अभी ऐसा हमारे लोगों में समझ नहीं आई है, अभी एकता नहीं बनी है, तो ये गलत है। तो इसने भी रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद होना क्या था, आक्रोश तो हो ही रहा था। तो इस बीच 1949 में, आप जानते हैं 1949 में 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बन गया था, और 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था, ये भी आप जानते हैं। तो जब हमारा संविधान बना और जब लागू हुआ तो उसमें देखा गया तो भारत के जो क्षेत्र थे उन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। अब श्रेणी ए में कुछ क्षेत्र को रखा गया था, श्रेणी बी में कुछ क्षेत्रों को रखा गया था, श्रेणी सी में कुछ क्षेत्रों को रखा गया था, श्रेणी डी में कुछ क्षेत्रों को रखा गया था। मतलब कहने का भाव यह है कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन नहीं किया गया था। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया गया था, बल्कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी टाइप के अलग अलग क्षेत्र बनाए गए थे। ग्रुप ए में वो क्षेत्र रखे गए थे जो बड़े बड़े ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे पहले, और इनके साथ छोटी छोटी देसी रियासतों को मिलाकर ये क्षेत्र बनाए गए थे। इसके अलावा ग्रुप बी में बड़े बड़े जो देसी रियासतें थी उनके साथ छोटे छोटे जो देसी प्रांत, जो ब्रिटिश प्रांत थे, उन्हें मिलाकर ये ग्रुप बी बना दिया गया था। और ग्रुप सी में जैसे जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे, जो वहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम पे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे, अजमेर, कुर्ग, दिल्ली जैसे हुआ करते थे ना, इन क्षेत्रों को ग्रुप सी में रख दिया। और ग्रुप डी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। तो ये कंसेप्ट किया गया था, ठीक है, तो मूल संविधान में।
तो श्रेणी ए के जो राज्य थे इनके बारे में संविधान के भाग 6 में लिखा गया था, और श्रेणी बी संविधान के भाग 7 में, सी के बारे में संविधान के भाग 8 में इनका जिक्र किया गया था, और श्रेणी डी का संविधान के भाग 9 में जिक्र किया गया था। मैं आपको दिखाऊं मैप में, देखिए इसमें, देखिए आप लिस्ट में देखिए, आप ये समझिए अभी भाग 6 में क्या है, अभी राज्यों के बारे में है। राज्यों के बारे में जो भी पूरी शासन प्रणाली है, जो भी सारी चीज़ें हैं, इसमें आप पढ़ेंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ये तो बाद में ऐसा किया गया। और ग्रुप ए में जो राज्य थे ना, वहाँ पे प्रशासन कैसे होगा वो पहले यहाँ पे किया गया था। उसके अलावा भाग 7 में ग्रुप बी में जो राज्य थे वहाँ पे प्रशासन कैसे होगा उसका जिक्र भाग 7 में था, और भाग सी में जो राज्य थे उनका जिक्र भाग 8 में किया गया था, और भाग 9 में ग्रुप डी अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में, वहाँ पे प्रशासन कैसे होगा, वहाँ पे जो है न्याय कैसे होगा, न्यायपालिका क्या होगी, सारी चीज़ें एक तरीके से भाग 9 में लिखी गई थी। ठीक है, हालांकि आज नहीं है, आज ये बदल चुका है। अभी मैं बताऊंगा कैसे बदला गया। तो आपको समझ में आया। श्रेणी ए के अंदर जो राज्य थे, 9 राज्यों में असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। यूपी जो आज है उसे संयुक्त प्रांत पहले कहते थे। अब ये आपको याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है, क्योंकि ये कंसेप्ट तो हटा दिया गया है, तो इसे क्यों याद रखेंगे आप। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ। ठीक है, जब ये कंसेप्ट लोगों के सामने आया ना, तो लोगों का विरोध बढ़ चढ़ के था। और 1952 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। तो 1952 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, जब प्रचार के लिए कांग्रेस साउथ में आई, तो इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। उस विरोध में 15 दिसंबर 1952 में पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है। ये जो है कांग्रेस कार्यकर्ता ही थे, कांग्रेस से ही बिलोंग करते थे, पोट्टी श्री रामुलु। इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 15 दिसंबर 1952 को। इन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा जब तक आंध्र प्रदेश का गठन ना किया जाए, अर्थात हमें एक अलग से एक राज्य का हमारा गठन किया जाए तेलुगु भाषा के आधार पर, अर्थात जो तेलुगु भाषा बोलते हैं उन्हें, उनके लिए अलग से एक राज्य बनाया जाए। पोट्टी श्री रामुलु ने ऐसा कहा और वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनकी किसी ने नहीं सुनी। 56 दिन से जब ओवर हो गए, 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही पूरे साउथ में और कहीं कहीं बाहर वाले क्षेत्र में भी, उत्तर और आपके पूर्व पश्चिम में भी दंगे फसाद होने लग गए। बहुत संख्या में लोग मर रहे थे। तो हार के भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। मतलब जो मद्रास, ये पूरा प्रांत था ना, ये पूरा मद्रास था। तो मद्रास से कुछ क्षेत्र लेकर और हैदराबाद से कुछ क्षेत्र लेकर एक अलग से एक राज्य बना दिया, जिसका नाम रखा आंध्र प्रदेश। और ये तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। इसका जो गठन है तेलुगु भाषा के आधार पर, इसका जो गठन किस आधार पर हुआ था? तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। और भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था? अर्थात भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। वो भाषा कौन सी थी? तेलुगु भाषा। क्योंकि ये पहले आंध्र प्रदेश क्या, पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास ही ये राज्य था, प्रांत था। तो मद्रास में तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग भी रहते थे और आपका तमिल भाषा बोलने वाले भी, मलयालम वाले भी रहते थे। तो पट नहीं रही थी। तो तेलुगु वाले कहते थे हमें अलग से राज्य बनाया जाए। तो आखिर उन्होंने मान ही लिया। जब एक जगह मान लिया सरकार ने, तो पूरे देश को लग गया कि अब सरकार मान ही जाएगी। तो अलग अलग जगह से और भी मांगे उठने लगी। तो हार के फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा। इस आयोग का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। दिसंबर 1953 में इसका गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इन्हें काम सौंपा गया कि आप भी चेक कीजिए क्या कर दिए जाए, भाषा के आधार पर इनका जो गठन है राज्यों का कर दिया जाए या बांट दिया जाए।
तो इस आयोग में, इस कमीशन में 3 लोग थे। एक तो फजल अली जो अध्यक्ष थे, उसके अलावा के.एम. पाणिक्कर, एच.एन. कुंजरू थे। इन्होंने 2 साल के बाद लगभग रिपोर्ट दी 1955 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, अपनी रिपोर्ट की सिफारिशों में इन्होंने कहा कि जो ये कंसेप्ट है ना ABCD वाला, ये मत खेलो, इसको बंद करो। जो राज्यों को आपने बांटा हुआ है अलग अलग श्रेणियों में ABCD क ख ग घ, इस वर्गीकरण को समाप्त करो, पहली बात तो। इसके अलावा इन्होंने कहा कि गठन कर दिया जाए, राज्यों का गठन है भाषा के आधार पर कर दिया जाए। इसमें 16 राज्य गठित किए जाएं, 3 केंद्र शासित प्रदेश गठित किया जाए। ये इन्होंने कहा था, फजल अली की सिफारिश थी। हालांकि ऐसा किया नहीं गया अभी, इसमें कुछ संशोधन करके हमने किया, मैं बताऊंगा अभी। लेकिन ये मानिए सिफारिश में क्या कहा था कि 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश आप गठित कीजिए, ये इनकी सिफारिश थी। और इन्होंने कहा कि आप 1 लैंग्वेज 1 स्टेट थ्योरी को रिजेक्ट कर दीजिए। मतलब एक राज्य एक प्रांत की जो थ्योरी है कि मतलब जिस भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ तो केवल उसी भाषा के लोग वहाँ रहेंगे और किसी को एंट्री ही नहीं मिलेगी, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हमारी एकता चौपट हो जाएगी, ये इन्होंने कहा। भले ही राज्यों का गठन आप कर दीजिए भाषा के आधार पर, लेकिन कोई भी भाषा बोलने वाला लोग वहाँ रह सकते हैं। तो ये इनकी मुख्य रूप से सिफारिश थी। तो इसके काउंटर में भारत सरकार ने इसको लागू करना था। तो भारत सरकार ने सबसे पहले क्या किया, 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया। 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया और राज्यों को भाषा के आधार पर गठित किया, अर्थात ABCD वाला कंसेप्ट ख़त्म कर दिया। जो श्रेणी A, श्रेणी B, श्रेणी C, श्रेणी D में जो अलग अलग राज्य हुआ करते थे, वो उस कंसेप्ट ख़त्म कर दिया। नए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। हालांकि सिफारिश 16 थी, लेकिन यहाँ पर 14 राज्य का गठन किया गया। वो राज्य कौन कौन से थे? असम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बम्बई, यूपी, मद्रास, वेस्ट बंगाल। ठीक है, देख लीजिए मैप में, ये पूरा आसाम। उसके बाद जम्मू कश्मीर, ये देखिए जम्मू कश्मीर। मध्य प्रदेश, मैसूर, यहाँ पे देख लीजिए मैसूर जो आज कर्नाटक है। राजस्थान, ये देख लीजिए यहाँ पर राजस्थान है। बिहार, ये देख लीजिए बिहार है। उड़ीसा देख लीजिए। आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, देख लीजिए। बम्बई, ये बम्बई है, पहले देख लीजिए। गुजरात और जो है महाराष्ट्र, इससे पहले बम्बई ये क्षेत्र था। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश देख लीजिए। मद्रास, ये देख लीजिए मद्रास। उसके बाद वेस्ट बंगाल, ये देख लीजिए आपका वेस्ट बंगाल। 2 राज्यों को तो हमने लिखा ही नहीं, एक केरल है, केरल, ये देख लीजिए केरल। उसके बाद पंजाब भी नहीं लिखा, ये देख लीजिए पंजाब, ये पूरा क्षेत्र था। ठीक है, तो 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पे छोटा सा हिमाचल प्रदेश, 2 क्षेत्र थे, इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया था हिमाचल प्रदेश को। मणिपुर भी पहले ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। त्रिपुरा को भी पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अंडमान निकोबार को भी पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मिनी द्वीप को भी पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। इनका नाम हालांकि चेंज हो चुका है, लक्षद्वीप कर दिया इसका नाम। तो मैं वो भी बताऊंगा कि नाम कब कब परिवर्तित किए गए हैं, किसके किसके नाम परिवर्तित हुए। जैसे मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया गया है, तो ये मैं बताऊंगा। मद्रास का नाम आपका तमिलनाडु कर दिया है, सब बताऊंगा मैं कब कब नाम चेंज किए हैं। तो फिलहाल ये जानिए, 7वां संविधान संशोधन किया गया, राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप समझिए, इस इलाके में समझिए। अब जो राज्य थे उन्हें भाग 6 में लिख दिया गया। जो मतलब भाग 6 में पहले ग्रुप A के राज्य हुआ करते थे, तो यहाँ पे जो राज्य गठित किए उनका जिक्र यहाँ कर दिया गया है। और भाग 7 में ग्रुप B का मतलब प्रशासन या उसके बारे में पूरा भाग 7 था ना, अब इसे हटा दिया। ठीक है, इसमें अभी कुछ नहीं है, ये खाली है। भाग 7 अभी खाली है। भाग 8 में ग्रुप C के सारी जानकारी थी, तो भाग 8 में अब केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कर दिया। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में
भाग 8 कर दिया। और भाग 9 में ग्रुप डी का था सिस्टम ने, तो ग्रुप डी वाला सिस्टम हटा दिया, तो भाग 9 भी खाली हो गया था। लेकिन पंचायतों को बाद में जोड़ा गया। 73वां 74वां संविधान संशोधन जब किया गया, पंचायतें और नगर पालिकाएँ जोड़ी गई, तो भाग 9 खाली था, तो इसमें पंचायत लिख दिया गया, इसलिए अलग से भाग नहीं बनाना पड़ा। जबकि नगर पालिकाओं के लिए अलग से ये भाग बनाया। अब आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये राज्य, ये केंद्र शासित प्रदेश शुरुआत में थे, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इनका गठन कैसे कैसे हुआ, जैसे 14 राज्य, फिर 15वां कैसे बना, 16वां कैसे बना, तो वो मैं सारी कहानी आपको समझाता हूँ। तो अब देखिए, समझिए, 14 राज्य का गठन हो चुका था। अब ये देख लीजिए मुंबई, ये मुंबई देख रहे हैं, जो आज का गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, पहले मुंबई था। यहाँ पे भी गुजराती लोग रहते थे, मराठी लोग रहते थे। ये भी कह रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर बांटा जाए, तो भारत सरकार नहीं सुन रही थी। यहाँ पे जो गुजराती स्टूडेंट थे, उन्होंने रैली निकाली और पुलिस का बहुत ही दमनपूर्वक रवैया रहा उनके प्रति, और 5 स्टूडेंट की मृत्यु हो गई। उसके बाद यूं ही मृत्यु हुई, तो जो आम तौर पर होता है हाहाकार, वही हाहाकार यहाँ मच गया और लोगों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। कई लोगों की जानें चली गई, तो भारत सरकार ने इसे भी 2 भागों में बांट दिया, गुजरात और महाराष्ट्र। ये कब हुआ? 1960 में। ठीक है, तो गुजरात 15वां राज्य मान लीजिए और महाराष्ट्र को 14वां राज्य मान लीजिए, क्योंकि 14 राज्य थे। एक मतलब मुंबई था, मुंबई का नाम अब जो है महाराष्ट्र और गुजरात हो गया है एक तरीके से, तो इसे 14वां राज्य मान लीजिए। ये गुजरात 15वां राज्य का गठन हो गया। ठीक है, उसके बाद नागालैंड, नागालैंड 1962 में इसका गठन हुआ। यहाँ पे नागालैंड देख लीजिए, यहाँ पे नागालैंड है ना, आसाम से तोड़ के नागालैंड का गठन किया गया 1962 में। हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया 1960 में। हरियाणा पंजाब के अंदर ही था, तो पंजाब में पंजाबी बोलने वाले भी लोग रहते थे, और वहाँ पे जो लगभग हिंदी भाषा बोलते थे, जो हरियाणवी भाषा आप कह सकते हैं, वो लोग भी थे। वो भी अलग अलग मांग कर रहे थे, तो वहाँ भी हरियाणा को अलग राज्य बना दिया गया 1966 में, पंजाब से तोड़कर। तो हरियाणा राज्य का गठन हो गया। लिख देते हैं, हरियाणा 17वां राज्य, नागालैंड 16वां और गुजरात 15वां, ये 14वां। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था, मगर छोटा ही क्षेत्र था, लेकिन कुछ क्षेत्र पंजाब वाला और तोड़ के उस पहले जो केंद्र शासित प्रदेश था उसमें मिलाया गया और इसे अब राज्य का दर्जा दिया गया। क्योंकि जो पंजाब वाला इलाका था, इसमें हिंदी भाषा बोलने वाले लोग थे, पंजाबी बोलने वाले थे और पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोग थे। तो पहाड़ी भाषा जो बोलने वाले लोग थे, वो क्षेत्र को अलग कर दिया गया। जो पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम के द्वारा, तो उसमें उस पहाड़ी क्षेत्र को मिलाकर और एक बड़ा क्षेत्र बन गया हिमाचल प्रदेश का, तो इसे केंद्र जो है राज्य का दर्जा मिल गया, 1970 में मिला। उसके अलावा मणिपुर और त्रिपुरा ये केंद्र शासित प्रदेश थे पहले, अब इन्हें राज्य का दर्जा 1971 में मिल गया। तो गिनते जाइए, 18, ये 19वां मान लीजिए, तो ये 20वां हो जाएगा। उसके बाद मेघालय देखिए, मेघालय को 1971 में राज्य का दर्जा मिला। लेकिन एक नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात, 22वां संविधान संशोधन 1969 में ही किया गया था, जिसके तहत मेघालय को उपराज्य का पहले दर्जा दिया गया था, उपराज्य का दर्जा दिया गया था। याद रखिए, उपराज्य का दर्जा पहले दिया गया मेघालय को। उसके बाद 1971 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये 22वां संविधान संशोधन याद रखिए। देखिए, किसी राज्य का गठन करना है तो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ विशेष प्रावधान अगर उसके साथ करने होते थे तब संविधान में संशोधन करने पड़ते थे। तो यहाँ पे 22वां संविधान संशोधन जो किया गया 1969 में, कुछ विशेष प्रावधान करने थे, उपराज्य का दर्जा देना था, इसलिए किया गया। उसके अलावा सिक्किम देख लीजिए, सिक्किम की एक कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखिए, सिक्किम शुरुआत में सिक्किम यहाँ पे देख लीजिए एक अलग देश ही था, एक अलग देश ही था। यहाँ पे राजा हुआ करते थे चोग्याल,
वो राजा भारत के साथ नहीं मिलना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ की जनता भारत के साथ मिलना चाह रही थी। और वो राजा उस जनता पर अत्याचार भी कर रहा था। और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी की सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया था कि उस समय पश्चिम जो आपका ये बांग्लादेश है, इसे आज़ाद कर दिया था। मतलब ये पहले पाकिस्तान हुआ करता था, अब बांग्लादेश इसे बना दिया, 1971 में बना दिया था। तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी भारत सरकार की। तो ये देखते हुए सिक्किम के लोगों ने सोचा ये एक मजबूत लेडी है, यही हमारी हेल्प कर सकती है। तो उस समय भारत सरकार से मदद मांगी गई। तो 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को सहायक राज्य बनाया गया, एसोसिएट स्टेट बनाया गया। मतलब सहायक राज्य मतलब देश, एक अलग देश है हमारा, सहायक देश। जैसे भारत बड़ा भाई तो एक छोटा भाई बना लिया गया, सिक्किम को छोटा भाई बना लिया गया 1974 में 35वां संविधान संशोधन करके। लेकिन एक ही वर्ष के बाद 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 और उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया, मतलब राज्य में मिला लिया। पहले बुलाया भारत में, उनको बोला कि हाँ आपके साथ ऐसा किया जाएगा, विशेष वो किया जाएगा, लेकिन उसके बाद 36वां संविधान संशोधन करके उसे राज्य बना लिया गया। हालांकि कुछ विशेष प्रावधान किए गए, इसलिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। उसके अलावा मिजोरम को 1986 में राज्य बनाया गया। तो ये कौन सा राज्य हो गया? ये 20वां हो गया, ये 21वां हो गया, ये 22वां हो गया। मिजोरम 22वां राज्य हो गया। मिजोरम का जो गठन है वो आसाम से ही तोड़ के बनाया गया। फिर अरुणाचल प्रदेश को भी आसाम से तोड़कर बनाया गया और ये 23वां राज्य हो गया 1986 में। उसके अलावा 24वां राज्य गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था, इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया 1987 में। अब गोवा की कहानी सुन लीजिए। गोवा, दमन दीव, दादर और नगर हवेली जो क्षेत्र थे पुर्तगालियों के अधीन थे, इनसे हमने लिया, ठीक है। और फ्रांस के अधीन था पुदुचेरी, इनसे हमने लिया। अब इन क्षेत्रों को सबसे पहले हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। तो दमन दीव, दादर, नगर हवेली, पुदुचेरी अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन गोवा को हमने राज्य का दर्जा दे दिया 1987 में। तो 24वां राज्य ये बनकर तैयार हो गया था। फिर छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, मध्य प्रदेश से तोड़ा गया, ठीक है, 1 नवंबर 2000 में। तो ये कौन सा राज्य हो गया? इससे पहले 24 राज्य थे, ये 25वां राज्य बनकर तैयार हो गया। उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से तोड़ा गया, 26वां राज्य बन गया। ये देखिए गड़बड़ होगी यहाँ पे ना, ये 21वां मेघालय राज्य है, सिक्किम 22वां राज्य है, मिजोरम 23वां राज्य है, अरुणाचल प्रदेश 24वां है, गोवा 25वां है, क्योंकि त्रिपुरा 20वां था ना। हाँ अब सही है। और छत्तीसगढ़ 26वां राज्य है और ये उत्तरांचल 27वां राज्य है। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया है अब। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया उत्तर प्रदेश से तोड़कर। उसके अलावा 28वां राज्य झारखंड था। 28वां राज्य झारखंड, जिसका गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया। झारखंड को बिहार से तोड़ा गया था। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से तोड़ा गया 2014 में, 2 जून 2014 में। तो ये 29वां राज्य बन गया था। तो अभी तो 28 राज्य हैं। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को राज्य हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को अब 2 भागों में बांट दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो वो राज्य अब नहीं रहे हैं। अब एक कहानी आप समझ लीजिए कि शुरुआत में तो 14 राज्य और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र हैं, इनको एक तरीके से जो राज्यों का गठन किया गया था भाषा के आधार पर किया गया था, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब राज्यों का गठन हो रहा है ना, तो भाषा वाला मैटर ख़त्म हो गया है। तो अब डेवलपमेंट के आधार पर गठन होने लग गया ज़्यादातर। जैसे छत्तीसगढ़ को, उत्तरांचल को, झारखंड को, तेलंगाना को भाषा के आधार पर नहीं गठित किया गया है इन्हें, बल्कि डेवलपमेंट के आधार पर गठित किया गया कि स्वतंत्र रहेंगे, इनका अलग राज्य रहेगा तो ये जल्दी डेवलप करेंगे। झारखंड को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी राज्य तेज़ी से विकास कर रहे हैं, लेकिन झारखंड विकास नहीं कर पा रहा। जिस उद्देश्य से हमने इसे अलग किया था, अलग राज्य का दर्जा दिया था, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। अब हम देखते हैं कि राज्यों के नामों में कब कब परिवर्तित किए गए, कौन कौन से राज्य। जैसे संयुक्त प्रांत जो पहले नाम हुआ करता था उत्तर प्रदेश का, अब इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। कब? 1950 में। मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया 1969 में।
ये मद्रास वाला जो क्षेत्र था इसका नाम तमिलनाडु कर दिया 1969 में। मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया था, मैसूर का नाम कर्नाटक 1973 में। लक्षद्वीप मिनिका या मिनी द्वीप का नाम लक्षद्वीप कर दिया 1973 में। दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया एनसीआर दिल्ली 1992 में। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड 2006 में कर दिया। पांडिचेरी का पुदुचेरी किया गया 2006 में। उड़ीसा का ओडिशा कर दिया 2011 में। तो ये याद रखिए, ये राज्यों के नामों में परिवर्तन ये किए गए हैं। तो इतनी बातें आप याद रख लीजिए। तो ये चैप्टर आपका अब समाप्त होता है।